तुम लोग यहाँ बैठ के मीटिंग करते हो ना मेरे आने से पहले। क्या मीटिंग करते हो? गुड इवनिंग एवरीवन। कहाँ रह गए बाकी के बच्चे? एक मिनट पहले ही ज्वाइन किया करो, एक आध मिनट ज्यादा हो गया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। आज रिफ्रैक्शन पढ़ना है ना? यस मैम। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, 4 दिन से मैं क्लास ले रही हूँ, 4 दिनों से तुम्हारी क्लास रोज होती है, लगातार तुम्हारी रोज 4 दिन लगातार। ऑप्टिक्स पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गई थी। 4 दिन लगातार, मंडे तुम्हारी, ट्यूसडे तुम लोगों की, फिर थर्सडे को फिर तुम्हारी, फिर वेडनेस आज तुम्हारी। ऐसा लग रहा है तुम्हारा ही बैच चल रहा है और कोई बैच ही नहीं दिखता। मैम और वेडनेसडे को नहीं थी तो उस दिन और चाहे कोई भी फेस्टिवल हो जाए, मैंने देखा है कि तुम्हारी क्लास में कभी भी वो आता ही नहीं है वो डे, फिजिक्स की जिस दिन होती है कभी नहीं आता। उस दिन मेरे घर लाइट नहीं थी जिस दिन बारिश तेज थी, तो पहली क्लास दूसरे बैच में थी, उनकी क्लास डिसमिस हो गई, पर तुम्हारी क्लास तक लाइट भी आ गई। तुम्हारी क्लास नहीं कैंसिल हो पा रही। सही है, बढ़िया है, सिलेबस जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। चार महीने बचे हैं बस जेई में। 4 4 महीने। हिमाचल में कुछ ज्यादा ही तेज बारिश आ रही है क्या भाई? यस मैम। यस मैम। बहुत ज्यादा। यस मैम। फ्लड्स वगैरह भी आ गए हैं।
पंजाब में भी आ रहा Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्लास। एक दो बच्चों को आने दो, अभी 3 मिनट हो गए। फिजिक्स और मैथ्स को क्या बता दें? फिजिक्स मैम, अगर आप हमारी जगह होते तो आपकी ये हाँ, अभी मेरी स्ट्रेटेजी है, तुम्हारा सिलेबस तो मेरे कंप्लीट करा के फिर रिवाइज कैसे कराऊं दोबारा, और फिर 11th का कैसे कराऊं। फिजिक्स तो पक करके जाना, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तुम आपस में क्या क्या बातें कर रहे हो? मैम थक गए हो पढ़ा के हमें? ना ना, तुम पढ़ पढ़ के थक गए हो, मुझे तो ऐसा लगता है। अब मेजर टेस्ट का क्या स्ट्रेटेजी बनाया है भाई फिजिक्स में? 12th तो कंप्लीट करके जाना, ठीक है? पूरी जब 12th मतलब तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक जितना कराया है सारी 12th आ रही है, तो प्राइमरीली फोकस 12th पे होना चाहिए। अगर एसी एक दिन में करना है तो पहले नोट्स रिवाइज करो, और जो क्लास में क्वेश्चन कराया है वो करके बस उतना करके चले जाओ। क्लास के जो भी नोट्स हैं 3-4, जो भी उन्हें पढ़िए, क्लास में फिर जाइए। रे ऑप्टिक्स नहीं आ रहा है, ठीक है? टेंशन ना लो, करो ना। स्लाइड, ठीक है भाई। रिफ्रैक्शन के बारे में कल मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ा दिया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कल हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा अपना TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कल हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था बैंडिंग ऑफ लाइट, कि मतलब लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या कर लेती है, अपने आप अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी, है ना? कल ये हम लोग क्लास में देख चुके थे। ये अपना देखो इंटरफेरेंस ऑफ ये मीडियम का बाउंड्री है, यानी यहाँ पर आपका एक मीडियम होगा, यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम होगा। ये लाइट रे जो इंसिडेंट हुई है, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था रेड वाला, बट ये एक्चुअल पाथ रेड वाला ना होके देखो ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ बैंड हो गई। बैंड क्यों हो गई और कहाँ बैंड हुई है? इसमें नॉर्मल नहीं है क्या? हाँ,
तो कहाँ बेंड हुई है? टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है तो क्या पता चल रहा है? सेकंड मीडियम कैसा मीडियम है? डेंसर। डेंसर। हाँ, सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है। अब रेयर और डेंसर, अब ठीक है, अभी उस पे बाद में आएंगे। यानी डेंसर मीडियम होगा तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, तो यानी अब देखो एंगल आई और एंगल आर ये बनते हमेशा नॉर्मल से ही लेके हैं। तो आई भी नॉर्मल से लिया हुआ एंगल है और रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है वो भी नॉर्मल से लिया हुआ एंगल है। अब देखो जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ कि जो एक्चुअल लाइट रे है, सॉरी जो इंसिडेंट रे है उसका एक्चुअल पाथ ये रेड वाला होना चाहिए था, बट ये ना होके वो बैंड हो गई। तो ये यानी ये वाला पाथ होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है भाई? कितना दिखाई दे रहा है मैम आई माइनस आर। हाँ, तो ये तुम्हारा डेविएशन यहाँ से कितना दिखाई दे रहा है? आई माइनस आर। तो ये अपना डेविएशन हो गया। अब बात आती है रेयर और डेंसर मीडियम की, कि रेयर मीडियम क्या होगा और डेंसर मीडियम क्या होगा। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट, कि मान लो अगर तुम्हारी लाइट रे जो है वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट सी होगी। अगर किसी और मीडियम में अगर लाइट रे ट्रेवल करेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? सी बाय एन। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जिस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज्यादा होते ही स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी उस मीडियम में? उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम। तो यानी ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी मीडियम डेंसर है, यानी डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम में अपनी जिस लाइट की स्पीड है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ चुके हो। फिर आता है अपना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो फर्स्ट लॉ तो वही है जैसा तुम्हारा रिफ्लेक्शन वाला था। रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीजें एक सेम प्लेन पे बनती थी? नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, एक ही प्लेन में बनती थी ये तीनों चीजें। अब तुम्हारी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की जगह कौन सी रे ऐड हो गई है? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो पास हो गई है, मतलब उस मीडियम से उस बाउंड्री को तुम्हारी जो रे है वो क्रॉस कर चुकी है, तो ये हो गई तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे। तो यानी अब तुम्हारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे ये सब एक ही प्लेन पर बनेंगे। तो ये रूल नंबर 1 है। ठीक है भाई, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, क्या कहता है कि मान लो हमारे पास कोई एक बार रूल एक बार और समझा दो। रूल नंबर 1 तो वही है कि मतलब तीनों जो रे है वो एक ही प्लेन में बनेंगी, सेम प्लेन रहेगा, सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड लॉ ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सपोज करो तुम्हारे पास एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक मीडियम से दूसरे मीडियम को अलग कर रही है, यानी हो सकता है कोई वाटर हो, ठीक है, ऊपर अपनी एयर है, यानी वहां पर इस बाउंड्री को हमने बाउंड्री बोला। ठीक है भाई, अब क्या होगा? लाइट इंसिडेंट होगी किसी पर्टिकुलर एंगल से, नॉर्मल से, ठीक है, लाइट यहाँ से इंसिडेंट होके क्या हो जाएगी भाई? नॉर्मल से, अगर ये मैं सेकंड को डेंसर मान लेते हैं तो ये यहाँ से जाके ऐसे बैंड हो जाएगी, ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब मान लो अब तुमने इस आई को चेंज कर दिया, ठीक है, अब आपने इस आई एंगल को चेंज किया, फिर भी लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर ये कुछ और एंगल बनाएगी, एंगल आर। अगर ये बाउंड्री सेम है, सपोज करो दीज बाउंड्रीज आर सेम, ऊपर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है, और ये बाउंड्री आपने प्लेन बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री में ये नहीं है कि प्लेन ना हो, प्लेन का मतलब है सेम प्लेन होना चाहिए, सरफेस जो है कैसा होना चाहिए? प्लेन सरफेस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि या ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो तो अब ये काम नहीं करेगा, प्लेन सरफेस के लिए काम करेगा। ठीक है, प्लेन सरफेस होना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि जो साइन आई है अपॉन साइन आर है, ठीक है, आई यानी इंसिडेंट रे का एंगल, आर यानी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हो जाता है इस पर्टिकुलर बाउंड्री के लिए? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपने अलग अलग एंगल से इंसिडेंट लाइट को इंसिडेंट कराया सेम बाउंड्री पे, ठीक है, अलग अलग एंगल्स पे क्या पाया गया कि साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं तो उनका जो वैल्यू मिलेगा वो किसी एक पर्टिकुलर
कांस्टेंट के बराबर मिलता है ना, यही पता चला ना कि पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट के बराबर मिलेगा। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, म्यू टू यानी सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये जो सेकंड मीडियम है बाउंड्री के यहाँ पर, मान लो ये म्यू2 है और ये ऊपर वाला क्या है, म्यू1 है, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 के बराबर मिलेगा। चाहे आप कोई भी एंगल ले लो, उस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर आएगा उनका रेशो विल बी सेम। तो यहाँ ये निकल के आया तुम्हारा स्नेल्स लॉ। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं तो ये बना साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन म्यू1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। ये बनता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ। तो यानी जिस मीडियम में तुम्हारी इंसिडेंट रे है उसका एंगल ले लो। भाई तुम्हारी इंसिडेंट रे फर्स्ट मीडियम में थी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, उसी का एंगल ले लो यानी साइन आई। जिस मीडियम में आपकी रिफ्रैक्टेड रे है साइन आर, उसके साथ ले लो म्यू2, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू2 साइन आर। ठीक है, बस इतना ही है स्नेल्स लॉ, और ये बहुत काम की चीज है स्नेल्स लॉ। बोलो, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है भाई, अभी हमने देखा था कि किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट c बाय n से कम हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, c बाय v। और v क्या है, मीडियम में लाइट, यानी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम का कंपेयर करेंगे, यानी देखो रिलेटिव टर्म आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। कैसे, ये तुम्हारा ऊपर मान लो मीडियम 1 है जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ पर मीडियम 2 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, अरे अब मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये N1 2 हाँ रुको, n की n है ना यहाँ पे, n ले, आवाज कम हो रही है क्या, हेलो, यस मैम, सुनाई नहीं दे रहा, मैम दे रहा सुनिए। हाँ, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। तो कैसे लिखोगे भाई, टर्मिनोलॉजी जो लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, वो लिखा जाता है n1 2 से। ठीक है, ऊपर क्या आएगा अब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, मैम V1 V2 मीडियम है ना, v1 v2 तो वेलोसिटी है, n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये n1 और n2 रिफ्रैक्टिव अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि मान लो मेरे पास ये बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ग्लास है और यहाँ वाटर है, मैं कहती हूँ फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो लिखोगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो ये इसका मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सही है, अब Yes, इसको ma'am. लिखो, ऊपर किसका म्यू1 ऊपर कौन सा मीडियम आएगा, ऊपर आएगा Ng ग्लास वाला। क्या कह रहे हो, म्यू1 म्यू2 क्या, कहाँ है म्यू1, भाई म्यू1 और म्यू2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप n लिख, बस वो n से डिनोट कर लो, म्यू से डिनोट, हाँ
एन ही तो है, ये सेम वैल्यू है। इसको टर्मिनल इसकी डिनोट करने की बात है, एन से कर लो, म्यू से कर लो, दोनों से कर सकते हो। वी यहाँ पर मैम बिलोंग, एक से करना है आप। किसी एक से कर सकते हो, एक ही बात है। अब यहाँ पे मैंने एन से करा है तो एन से कर लो। तो एन जी डब्ल्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ऊपर किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा? ग्लास का। मैम ग्लास। कौन में क्या लिखोगे? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इस तरीके से Water. करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करो। ब्लू कलर मुझे इतना आंखों में चुभने लगा है, ये येलो कलर। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। म्यू जी दिया हुआ है 3/2 और म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है तुम्हें 4/3। चलो करो। मैम 9/8। मैम 9/8। 9/8. ठीक है, वेरी। हाँ, तो क्या डिनोट कैसे करोगे? मैम म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। म्यू जी Equal डब्ल्यू to से। W. हाँ, तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कर दो। ज्यादा ही बड़ा डब्ल्यू हो गया है, धमाल वाला डब्ल्यू हो गया। म्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 4 × 3, तो 9/8। बढ़िया, Yes, ma'am. बहुत अच्छे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए, करिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट। ये सारे क्वेश्चन जितने भी वो होंगे वो सब बी उससे हो रहे हैं, ठीक है, बीएम शर्मा से। तो इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ता है, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी, अगर किसी के पास इसकी सॉफ्ट कॉपी हो ना तो प्लीज शेयर करना। मैम किसकी? सिंगेज की। मैम वो तो मिल जाती है। पता नहीं, इस बुक की तो नहीं मिली मुझे। ठीक है, मैं देख। मैम टेलीग्राम में मिल जाती है सबकी। ओके, टेलीग्राम नहीं डाउनलोड करती। C मैम is मेरे equals पास to, होगी, मैं भेज दूंगा। उसमें स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, C is the speed of light in vacuum। ओके, लाइट ठीक है, फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मेकिंग (45° and 60° with normal। ये गिवन, ठीक है। तो मैम वॉइस ब्रेक हो रही ए मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो C है, सेकंड मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है वो C/3 हो जाती है। जब लाइट रिफ्रेक्ट करती है ए से बी में, तो एंगल 45° और एंगल 60° बना रही है। तो निकालना क्या है? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, स्क्रीन भी बार बार ऑफ हो रही है। एक सेकंड, आते क्लास में नजर लग गई आज। ज्यादा इशू आ रहा है,
वॉइस का। नो मैम, ज्यादा नहीं। माइक, एक कैमरा ऑफ करके देखें, कैमरा ऑफ करके देख लो, ठीक है, शायद अब ना आए। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए if speed of light in medium B is c/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करो। ए मीडियम, ए वाले मीडियम में बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी आएगी। बी में गिवन है c/3, आई और आर भी दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना? तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है अब। यस मैम, क्वेश्चन तो समझ आ गया। हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या बन रहा है? स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर कुछ नहीं करना इसमें भी। क्वेश्चन 2 में देखो कैसे लगाओगे। मान लो इसमें μ1 है, साइन आई बन रहा है, कोई भी मीडियम होगा, अपना मीडियम ए है, ये मीडियम बी है। मैं मान लेती हूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है बी वाले का, तो यहाँ क्या बनेगा, μ2 साइन आर, करेक्ट। μ1 को क्या लिख सकते हो आप, c अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम ए, करेक्ट। Yes. ए लिख सकते हो, या तो फिर इनको भी ए लिखो। फिर अब्दुल्ला बोलेगा मैम 1 क्या है 2 क्या है, ए और ये बी, अपना ये आया साइन आई, ठीक है। म्यू कितना, इसको क्या लिखोगे, सी अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम बी, ये हो गया साइन आर। देखो आई और आर गिवन है क्या नहीं गिवन है, गिवन है। क्या वेलोसिटी इन बी गिवन है, c/3 गिवन है। वैल्यू रखो, मुझे बताओ वी भी कितना आ रहा है, c अपॉन √6। Yes मैम, c/√6 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब करना ही क्या है, यहाँ पे c अपॉन बी ए हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा c अपॉन बी कितना है, c/3, तो c/3 यहाँ पे 3 हो जाएगा। साइन कितना एंगल था, 60 डिग्री, तो c अपॉन बी ए साइन 45 कितना हो गया, 1/√2, ये हो गया 3 साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। ये तुमने क्या किया, c/√2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
√2 इंटू वी ए, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा तुम्हारा 3√3, सही है। क्रॉस Yes. मल्टीप्लाई 2c इक्वल्स टू 3√3, ये √3 और ये √2 6 हो जाएगा, √6। चलो Yes, इसको ma'am. √2 6. इंटू वी ए, ठीक है। तो वी ए कितना हो गया भाई, वी ए आया तुम्हारा 2c अपॉन 3√3 इंटू √2, करेक्ट। ऊपर क्या बचेगा अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो √2, Yes, ma'am. तो ये हुआ तुम्हारा c/3 √2 अपॉन √3, ये आंसर आया। क्या किया तुमने, 1/6 कैसे आया भाई, यही आंसर गिवन भी है, ठीक है, यही आंसर गिवन है, ये ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन भी देख लिया करो। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या क्या चीजें चेंज कर सकती हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन पर डिपेंड कर रहा है भाई। मीडियम पे, किस मीडियम की बात कर रहे हो आप, पानी है, ग्लास है, ऑयल है, ग्लिसरीन है, मिथेन है, क्या है, उस मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा वेवलेंथ, कौन सी लाइट है भाई, वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बस इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। स्नेल्स लॉ हम देख चुके हैं, अब करने हैं स्नेल्स लॉ के एग्जाम्पल, ठीक है। आ जाओ एक दूसरा क्वेश्चन और। वेवलेंथ। हाँ वेवलेंथ, देखो अगर अब वेवलेंथ का मतलब क्या है, मान लो अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो क्या मीडियम के साथ वेवलेंथ चेंज हो जाती है, हो जाती है भाई, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये वो बात है ना। वेवलेंथ चेंज हो जाती है विद इन अ मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, बस वो वहीं पे था कि इसलिए वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। क्या है क्वेश्चन, देखो, ए रे ऑफ लाइट is incident on a glass slab of mu √3, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है भाई। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, इफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे यानी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फाइंड एंगल आई, ये निकालना है। यानी ऐसे मीडियम होगा, अरे रुक जा, जीरो कैसे, ये तुम्हारा यहाँ पे एयर होगा और ये ग्लास है, ठीक है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या लेके चलते हैं बेटा, 1, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो गया यहाँ से √3। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट हो गई, और ये क्या हो जाएगी भाई, ग्लास है तो ये नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये भी तुम्हारी बस, ये एंगल आई, ये भी एंगल आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई और आर तो बराबर ही होने वाला है, इसको आर मान लो, और ये एंगल है 90 डिग्री का ना। मैम 30 डिग्री। जाओ स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ। मैम 30 डिग्री। नो, मैम 60 डिग्री। क्या रो, गलत है, आने दो बच्चों के। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है कि एक एक डायग्राम खुद से ड्रॉ करें। अगर ये चैप्टर एक बार निपट गया ना, फिर तो एकदम फिजिक्स हलवा है इसके बाद तो, अभी तो शुरू ही हुआ है ये चैप्टर, बहुत कुछ है इसकी।
पर जितना इम्पोर्टेंट होगा उतना ही करो। हाँ, बाकी के बच्चे कहाँ फंस गए भाई? मैम कर रहे हैं। फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम में स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखोगे भाई? μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। ठीक है, μ1 एयर है तो ये साइन आई एज इट इज हो जाएगा। μ2 यानी ग्लास, यानी ये √3 हो गया साइन आर। अब देखो हमें आर तो पता नहीं ना कितना है, ये आर की वैल्यू नहीं मालूम, तो पर मेरे को ये दिख रहा है कि एंगल आई प्लस 90 डिग्री प्लस ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड आर, ये किसके बराबर है भाई? 180 डिग्री के। पूरी लाइन 180 पर है तो आई प्लस आर किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री। आर किसके बराबर हो गया? 90 माइनस आई। तो यहाँ पर लिख दो भाई साइन आई एज इट इज √3। आर का मतलब है साइन 90 माइनस आई। तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है भाई? cos theta, cos हाँ, cos आई कॉस आई हो गया बस। तो ये ये- 10 आई किसके बराबर हो गया? √3 के। और ये कितने पे 3 चला जाता है? आई √3 कितने डिग्री पे होगा भाई? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे। तो ये यहाँ से आई का एंगल आ गया 60 डिग्री। बहुत अच्छे, लास्ट में तो सब बच्चों ने बता दिया। गौरव, सक्षम। हर्षित क्या करता है ये क्लास में आजकल? मैं पता नहीं, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, 60 दबा रहा हूं, दब नहीं रहा है। कौन से ज्वाइन कर ले तो? मैम करता हूँ अभी। वेरी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मान लो हमारे पास ये स्फेरिकल मीडियम है, स्फेरिकल सरफेस है। डन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। मैम आपको भेजूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की पीडीएफ? अब बाद में भेज देना, अब आज तो हो गया। पढ़ ले यहाँ पे, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है भाई। ठीक है, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट करती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे इमर्ज कर जाती है ऐसे। इस अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3। क्लियर? ये तुम्हारा यहाँ पे एंगल ई है। तो तुम्हें क्या बोला है इसने? अब देखो तुम्हारे पास यहाँ कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है, पहले तो मुझे ये बताओ। एक बार तो यहाँ हुआ है और 2 बार यहाँ हुआ है, तो यानी 2 बार। हाँ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। एक बार तो यहाँ से लाइट अंदर गई है इस पॉइंट से, और एक बार वहां से बाहर निकल गई है। तो तुम्हें टोटल डेविएशन निकालना है। फाइंड द टोटल डेविएशन बस आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस। तो पहले 1 का देखो कितना है भाई, फिर दूसरे का देखो कितना है। स्नेल्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना। मैम डेविएशन एंगल वाला डेविएशन? डेविएशन तो एंगल ही होता है ना, टोटल डेविएशन। डेविएशन क्या है? एंगल ही तो है। एंगल आई में से एंगल आर घटा रहे हो, आर में से आई घटा रहे हो, तो एंगल ही तो निकल के आएगा। तो करिए। ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, दिस वन भी और रिफ्लेक्टेड रे। मैम 60 डिग्री। टोटल पहला निकाल लिया बेटा, पहले पहला निकालो। देखो पहले फर्स्ट सरफेस पे निकालो, फिर दूसरे सरफेस का निकाल लीजिए, और फिर दोनों का बता दीजिए कितना आ रहा है। ऐड करना है कि माइनस करना है? देखो
मैम 0 आएगा। मैंने माइनस का बोल दिया तो 0 आएगा। डेविएशन का देखो अलग अलग है क्या भाई। ये वाली लाइट ऐसे जाएगी ना, अगर ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, फर्स्ट इज रेयर, सेकंड इज डेंसर, तो यानी नॉर्मल की टुवर्ड्स बेंड कर गई, और सेकंड वाली क्या जा रही है, डेंसर टू रेयर। फर्स्ट में 60 नहीं है भाई। टोटल डेविएशन पूछा है तो हाँ 60 डिग्री सही है, बढ़िया। 60 डिग्री टोटल आएगा भाई, फर्स्ट में 60 नहीं है। फ्रेंड्स क्या कर रहे हो, फर्स्ट में 30, वेरी गुड, फर्स्ट में 30 बनाएगा। देखो अब होगा क्या, ये जो इमरजेंट रे होती है ना, ये उतना ही एंगल बनाएगी जितना इनिशियली तुम्हारी इंसिडेंट रे बना रही थी स्ट्रेट लाइन के साथ, राइट। इमरजेंट रे, चलो पहले फर्स्ट सरफेस पे लगाते हैं। ये एंगल लगाओगे तुम μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, ठीक है। पहले μ1 है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। एंगल कितना हो जाएगा भाई, पहला एंगल 60 डिग्री, तो ये साइन 60। सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, साइन r गिवन है क्या, तो यहाँ पे तुम साइन r लिखो, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, और ये √3, तो साइन r कितना आ गया, 30 डिग्री। साइन, ये साइन r मतलब r की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। भाई r आ गया 30 डिग्री। अब क्या करने का, r कंप्लीट 30 डिग्री है। अब तुम देखो कि तुम्हारी ये लाइट रे एग्जैक्टली ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी भाई, पर ये ऐसे ना जाके ये ऐसे डेविएट हो गई, तो यानी ये एंगल क्या बन जाएगा, डेल्टा डेविएशन। अब डेविएशन कितना कैसे निकालोगे, आई माइनस, क्या करेंगे, आई माइनस आर। फर्स्ट डेविएशन हुआ आई माइनस आर, सही है ना भाई। वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है ना, देखो टुवार्ड्स बेंड हुई है ना, जाना चाहती थी ये ग्रीन कलर वाले में, ग्रीन कलर में ना जाके बट वो येलो में गई है, मतलब बेंड हो गई। तो बेंड हो गई का मतलब क्या है भाई, एंगल आई ज्यादा है, तो आई में से आर घटा दो, तो आई 60 है, 30 घटा देंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। तो पहला तो हो गया 30 डिग्री, वेरी गुड, पहला 30 डिग्री हो गया। अब सेकंड में क्या करने का, अब लगाओ सेकंड सरफेस पे। देखो अगर ये एंगल बेटा आर है तो क्या ये भी आर बनेगा फ्रॉम ज्योमेट्री। Yes, ma'am. सेकंड सरफेस पे लगाएंगे हम μ2 साइन। अब मैं इस ये वाली जो इंसिडेंट रे, जो देखो अगर ये वैसे तो आई है सेकंड सरफेस के लिए, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एंगल आई बनाएगी ना, बट ये आई आर के बराबर है, तो बेटा मैं इसको यहाँ पर आर ही लिख रही हूँ, ठीक है। μ2 साइन आर इक्वल्स टू μ1, क्या लिखोगे, साइन ई, इमरजेंट रे का एंगल μ1 साइन ई, ठीक है। तो μ2 कितना है सेकंड के लिए तुम्हारा √3, साइन आर कितना है, मैम 30 है। μ1 कितना है 1, ठीक है। साइन ई मालूम नहीं, आर कितना है √30 कितना हो जाएगा, √3/2 है ना। ये हो गया साइन ई, साइन ई कितना आ गया 60 डिग्री, इमरजेंट रे का एंगल आ गया यहाँ से 60 डिग्री। तो अब क्या करने का, डेविएशन देखो क्या होगा, तुम्हारी ये वाली जो रे है, देखो अब जो येलो वाली है वो जाना कैसे चाहती थी भाई, रेयर मीडियम में है, तो ये तुम्हारे नॉर्मल के अवे बैंड होगी, ठीक है। तो यानी कौन सी, इसमें आर बड़ा हो जाएगा ना, सॉरी कौन सा बड़ा होगा इसमें, ड्रॉ करके। और ये जाना चाहता था एक्चुअली, देखो एक्चुअल रे तो इसकी ये होगी, ठीक है, बट ये तो इमरजेंट रे का ही पूछ रहा है ना, इमरजेंट रे तो एज इट इज निकलेगी।
एक सेकंड, देखो, ठीक है, ये निकलना चाहता था ऐसे सेकंड रे, बट ये ऐसे ना निकल के कुछ बैंड होके निकल, ये कैसे निकलेगी फिर? मैम अवे होके थोड़ा सा। मीडियम है तो नॉर्मल के अवे निकलेगी। ऐसे जाएगी ना, मैम ये तो टुवर्ड्स होगी, मैम ये टुवर्ड्स हो गए। प्योर होगी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इमर्जेंट रे, ऐसे निकल जाएगी। तो अब इसका डेविएशन सेकंड कितना बनेगा भाई? ये एंगल आर है, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है ई वाला, तो ई में से आर घटा दो, 60 में से यहाँ से फिर 30 घटा दो, यहाँ से फिर कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, सक्षम सबने बता दिया जनरली, तो 30 और 30 तुम्हारा 60 हो जाएगा। चले आगे, बस Yes, एंगल ma'am. स्नेल्स लॉ लगाते जाओ, और आई माइनस आर या ई माइनस आर जो भी तुम्हारा वैल्यू आता जाता है वो माइनस करते जाओ, वहां से तुम्हारा डेविएशन निकल जाएगा। इसके बाद आता है, हाँ इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है बेटा, क्या? देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पार्ट है, मेरे पास इस तरीके से काफी बाउंड्रीज है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका μ3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है। तो मान लो कोई लाइट रे पहले ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, अब ये लाइट रे यहाँ से फिर इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगी, मान लो लास्ट में ऐसे इमर्ज हो जाती है लाइट रे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जो भी एंगल बना रही होगी, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा जाएगा? μ5 वाला। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि इमर्जेंट रे का एंगल बताओ कि इमर्जेंट रे का एंगल कितना होगा, ठीक है, ये अपनी इमर्जेंट रे है, तो तुम्हें μ2 μ3 μ4 सब में स्नेल्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये बाउंड्रीज पैरेलल है, याद रखना, अगर ये पैरेलल बाउंड्रीज हैं तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, पहली और लास्ट वाली बाउंड्री में क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ लगा दो, है ना। यानी पहली बाउंड्री तुम्हारी ये है, तो क्या लिखोगे? μ1 sin i। लास्ट वाली बाउंड्री ये है ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे? μ5 sin e। तो यानी अगर तुमसे इमर्जेंट रे का एंगल पूछा जाए और बीच में बहुत सारी बाउंड्रीज हो, तो ये इन वाला का काम लगाने का जरूरत नहीं है, लास्ट और फर्स्ट बाउंड्री में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर। ठीक है, अगर बाउंड्री पैरेलल है तो हम डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट इमर्जेंट रे के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, मतलब ये कहना चाहती हूँ, बीच बीच में बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका भी क्वेश्चन करा दूं क्या एक? यस मैम। Yes, ma'am. हो जाए तो एयर, ऑयल 1, ऑयल 2, ठीक है बेटा, ग्लास और ये वाटर, ये लाइट रे आ रही है, ऐसे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो बना रही है 30 डिग्री, ठीक है बेटा, बस आती जाएगी, देखो लास्ट रे निकाल रही हूँ, ये अपना नॉर्मल, यहाँ से ये लास्ट रे निकल गई, ठीक है, इमर्जेंट रे। तुम्हें क्या क्या चीज गिवन है? ये एंगल 30 डिग्री दे दिया मैंने, from the coil which enters water is the refractive index of glass and water, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है,
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। फाइंड द एंगल विच द रे मेक्स विद द नॉर्मल इन द वाटर। नॉर्मल के साथ बनाएगी इन वाटर। तो अब किस किस बाउंड्री में लगा दोगे? मैम पहली वाली में और नीचे वाली में। लास्ट बाउंड्री तो भाई ग्लास वाली है ना, वाटर में तो वो इमर्ज कर गई, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो एयर और ग्लास बाउंड्री में लगा दो, या ग्लास वाटर में भी लगा सकते हो। वैसे तो ग्लास वाटर में लगा दो, लगा के देखो क्या ग्लास वाटर से डायरेक्टली कुछ निकल के आ रहा है। हाँ, आदर्श सही बता रहा है। मैम जो 1/1 क्या आ रहा है 26, मैम ये तो उससे आ रहा है नीचे वाली से, वाटर वाली से। हाँ, तो उससे लगा दो डायरेक्ट, एयर और ग्लास में लगा, एयर वाटर में लगा दो, एयर और वाटर में डायरेक्ट लगा दो। आगे एयर वाटर में लगाने से राहुल का तो 5/3 रहा। मैम ये भी तो आदर्श के बराबर ही है। 5/13 यही आएगा क्या? मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो मैं अब थोड़ी ना कैलकुलेशन करूंगी। देखो 1/2.6 आ रहा है कि नहीं। तो अब फर्स्ट और लास्ट बाउंड्री में स्नेल्स लॉ लगाओ। तो फर्स्ट बाउंड्री बेटा अपनी एयर वाली है, तो तुम लिखोगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, ठीक है। तो μ1 साइन आई इक्वल्स टू लास्ट वाटर का है, तो वाटर साइन आर, मतलब वो इमरजेंट रे हो जाएगा। तो एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पे सीधा 1 लिख दो। साइन आई 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 30 कितना हो गया 1/2। वाटर का ये कितना है 1.5, ये हो गया साइन आर। तो लो, रे ने कितना एंगल बनाया भाई, साइन आर इक्वल्स टू 1 ये तो 1/3 आ रहा है। मैम वाटर का मैं ग्लास वाले का ले रहे हैं। 3 है, ठीक है। ठीक है, तो 2.6, तो आर की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो अगर इस तरीके से बीच में कितनी भी बाउंड्री हो तो तुम फर्स्ट और लास्ट में लगा सकते। अगर ऑयल 2 का पूछा जाता तो एयर और ऑयल में लगा देते, ठीक है। ग्लास का पूछा जाता तो एयर और ग्लास में लगा देते। तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं किसी भी बाउंड्री के बीच में। मैम इसका आंसर एंगल में दे रखा है? नहीं नहीं, यही दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2.6। ओके मैम। अब्दुल्ला का देखो 25/65, 10/26। ये आंसर ही 10/26 तक कैसे पहुंचे तुम? इतना कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है गौरव? मैम 1/2.6 है, तो मैम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वो कर तो दीजिए। समझ में आ गया। चलो, मुझे गौरव का तो फिर भी समझ में आ रहा है। फलक ने बताया है 10/26। अब्दुल्ला का कैसे आया है 25/65? 5 से ऊपर नीचे 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों क्यों करेंगे? मैम आंसर अलग लगना चाहिए ना। मैम सिंपलीफाई हाँ। करने के लिए। वही तो, बस सही, आदर्श ने एकदम सही बात कही। ठीक है, अब आ जाओ अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो इतना ही है, इससे ज्यादा क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में पढ़ोगे तो। आ जाओ, ये सब रहने दो, ये सब में करा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। रियल एंड एपरेंट डेप्थ करेंगे आज ही करेंगे। तुम्हारी क्लास कितने बजे तक है भाई? 9:30। 9:30 हो जाएगा आधे घंटे। अब TIR पे आ जाते हैं। ठीक है, TIR छोटा है क्योंकि एपरेंट डेप्थ वाले में लगेगा थोड़ा समय। TIR तो तुम सबको याद ही होगा, शायद 10th में पढ़ा होगा। TIR क्या होता है देखो। मैम इसकी सिर्फ डेफिनेशन थी 10th में। यहाँ डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि हमारे पास बाउंड्री है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होगा। अब की बात, सॉरी, जो इंसिडेंट लाइट रेज है ना,
मान लो ये वाला मीडियम है भाई डेंसर, ये वाला है अपना रेयर मीडियम। अब मान लो यहाँ पर पड़ा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, हैं भाई, लाइट रेज निकली, यहाँ पर इंसिडेंट करेंगी। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ से लाइट रे क्या हो जाएगी, देखो रेयर मीडियम है तो लाइट रे क्या होगी भाई, रेयर के नॉर्मल से क्या मूव करेगी, अवे। अच्छा, नॉर्मल की तरफ। मैम नहीं, अवे जाएगा मैम, अरे डेंसर नीचे से अगर मैम डेंसर है तो होगी। नॉर्मल, ऊपर अगर रेयर है तो अवे जाएगी ना, ओके तो मैम। अवे मूव करेगी। हाँ, तो यानी तो टीआईआर का मतलब है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर मीडियम में से निकल रही होगी, यानी नीचे डेंसर मीडियम होगा, वहां पर लाइट इंसिडेंट करेगी किसी रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम को इंसिडेंट करेगी तो देखो क्या होगा, जैसे जैसे तुम आई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा आर बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप एंगल आई को बढ़ा, ये होगा, ये टीआईआर का मतलब ये है, जैसे जैसे आप एंगल आई बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल आर इंक्रीज करेगा, एंगल आर इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। किसी एक पॉइंट पे क्या होगा भाई, क्या होगा कि यहां से लाइट रे गई, तुमने एंगल आर को बढ़ा दिया नॉर्मल से, मतलब एंगल आई को बढ़ा दिया, किसी एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू पे तुम्हारी जो आर है वो इतनी बैंड हो जाएगी कि नॉर्मल से कितना एंगल बना लेगी, 90 डिग्री का, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। अब मान लो तुमने इससे ज्यादा आई और बढ़ा दिया, अब तुमने एंगल आई को और बढ़ा दिया, यानी तुमने इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे। तो अब तुमने आई को बढ़ा दिया ना नॉर्मल से, एंगल आई आपने इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या होगा भाई, अब तुम्हारी जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। अभी फिर रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी? अभी आते हैं उस पे, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। मैम इधर कैसे आ गई, एक बार दोबारा बता दो। हाँ, वो मैं दोबारा समझाऊंगी, मोटा मोटा आइडिया लग गया। अभी वो तो डायग्राम इससे देखेंगे, इस डायग्राम से, ठीक है, मोटा मोटा आइडिया लग गया कि हमें क्या होगा, टीआईआर के लिए इंसिडेंट रे कहां से निकलनी चाहिए भाई, डेंसर मीडियम से, है ना, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से निकल के किसी भी रेयर मीडियम की बाउंड्री पर हिट करेंगी, और तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस मीडियम में जानी चाहिए, रेयर मीडियम में, इतना समझो। और क्या होगा, जैसे जैसे आई बढ़ाते जाओगे एंगल आर भी बढ़ता जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, तो यानी ऊपर वाला मीडियम जो है डेंसर है, नीचे वाले का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.1, इसका 1 दे रखा है और इसका 1.5 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होंगी, तो देखो देखते हैं अब क्या होगा, क्या कर रखा है, चल जाए ये ना चले। चलेगा क्या ये, मैम थोड़ी देर पहले तो मूव कर रहा था। देखो क्या हो रहा है भाई, एंगल आई बढ़ रहा है ना, आई के साथ साथ आर भी बढ़ रहा है। अब देखो एंगल आई को बढ़ाते जा रहे हो, नीचे वाली को देखना जो डार्क रेड है ना, ये वाली, ये वाली, अरे यार, मैं वो टेलीपोर्ट कैसे होगी ऊपर नीचे वाली? एक सेकेंड, देखो ये इसको स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए भाई, आपके साथ मजाक कर रहा है। हाँ ये तो आपके साथ मजाक कर रहा है। ना, देखो ये अपना आई है और ये अपनी आर है, ठीक है, ये जो डैश डैश दिख रहा है ये नॉर्मल है। तो अब जैसे जैसे तुम आई को बढ़ाते जाओगे ना, तुम देखना आर वाला एंगल है ना जो ये आर भी बढ़ता रहेगा, आई आर पता चल गया, ये तुम्हारा जो ये नॉर्मल है, ये देखो यहाँ पे ये तुम्हारा आई और ये तुम्हारा यहाँ पे आर। अब देखो अब क्या होगा भाई,
आई और आर बढ़ेंगे, देखो आई बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, देखो बढ़ गया ना आई के साथ Yes, आर ma'am. भी। हाँ, आई के साथ आर भी बढ़ा, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, अगर आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। तो देखो अब आई बढ़ाया बढ़ाया, आर बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ा, आई को और बढ़ाया, तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल आई पे देखो आर कितना हो जाएगा, ये जस्ट अरे इन्होंने वो 90 डिग्री वाला नहीं दिखा रखा ढंग से, सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। पर समझ गए ना, किसी आई की वैल्यू पे ये ना इस बाउंड्री से ऐसे लाइन ऐसे पास कर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे। तो यानी अगर तुम्हारा ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे पास कर गई तो एंगल कितना बना रही है भाई, 90 डिग्री का। और वो कब बनाएगी, किसी पर्टिकुलर आई पे। ये देखो एंगल आई, आर बढ़ रहा है बढ़ेगा, आई भी 90 होगा तभी तो बनेगा 90 आर भी। देखो किसी पर्टिकुलर आई पे 90 हुआ है ना, जिस आई की वैल्यू पे एंगल आर 90 डिग्री हो जाए वो एंगल आई क्या कहलाया जाएगा, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कि किसी आई की वैल्यू पे एंगल आर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल आई उस टाइम पर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो वहां पर आई को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा, अगर मैं एंगल आई को क्या करूं, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दूं, अगर आई को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया तब क्या होगा, तुम्हारी लाइट रे देखो ये डेंसर मीडियम में आ गई, ये डार्क रेड वाली लाइन, दिस डार्क रेड लाइन अभी जो फर्स्ट मीडियम में थी वो इसी में वापस आ गई। ये इसी में क्यों वापस आ गई, क्योंकि अब तुम्हारा जो ये एंगल आई फिलहाल बन रहा है स्क्रीन पर, यानी दिस एंगल आई, ये एंगल आई अब किससे ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो जब आई क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट रे फर्स्ट मीडियम में रिफ्रेक्ट होने की जगह वापस किस में आ जाएगी, उसी मीडियम में आ जाएगी जहां इंसिडेंट रे है। तो देखो यही इंसिडेंट रे हो गई और यही तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है, बट एग्जैक्टली इसका अब नाम चेंज करके इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, की लाइट रे अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। हम इसमें आर रिफ्लेक्टेड वाले को बोलेंगे या रिफ्लेक्टेड वाले को, आर किसको बोलोगे, एंगल आर। तो वो तुम्हें अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाली रे नहीं लेनी, रिफ्लेक्टेड रे को देखना है कि जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो वो कुछ समय बाद एंगल आई की वजह से वो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड बन जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कभी जो चीज रिफ्लेक्ट कर रही थी वो क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्ट बन जाएगी। ये क्यों, क्योंकि एंगल आई पे डिपेंड कर रही है वैल्यू। समझ गए, राहुल ये कौन सी लैंग्वेज है, उरे परे, उरे परे क्या है ये, उरे परे है, ठीक है। एंगल अब समझ में आया क्या हुआ क्रिटिकल एंगल का, यस मैम। क्या हो पाएगा, देखो द एंगल ऑफ, शायद होगा डेफिनेशन तो, हाँ यहाँ पे है तो डायग्राम, देखो कितना सुंदर डायग्राम है। ये बाउंड्री 1 है, ठीक है, दिस इज योर बाउंड्री 1। ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे आई, फिर ये एंगल अब बड़ा हो गया, देखो आई, अब ये फिर से एंगल कुछ आई बड़ा हो गया, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होगी ना 90 डिग्री। तो इस वैल्यू पर जहां पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही रहेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, बिकेम 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इसको ग्रेजिंग ऑफ एंगल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट उस मीडियम से ही क्या होके जा रही है, जस्ट उसके मीडियम से ही पास होके जा रही है, इसको एक टर्म और बोलते हैं ग्रेजिंग, ठीक है, ये याद रखना कि उसी मीडियम से जो उसकी बाउंड्री है, क्रिटिकल एंगल को, हाँ क्रिटिकल एंगल पे लाइट जो है तुम्हारे उस मीडियम से टकरा के जा रही है ना, उस मीडियम के अलोंग जा रही है, तो इसको ग्रेजिंग एंगल भी बोलते हैं, जो तुम्हारा आर है, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पर अगर तुम लगाओगे क्या, मान लो ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, कैसे लिखोगे, μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, यही लिखोगे। μ1 तुम्हारा क्या है, कोई मीडियम होगा तो μ1 लिख दो, μ2 को एयर मान लेते हैं, μ1 sin i। अब i कौन सा एंगल हो जाएगा भाई, क्रिटिकल एंगल, तो इसको मैं sin c लिख रही हूँ, ठीक है। μ2 एयर है तो इसको 1 बना दें, sin r कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, sin 90 डिग्री। तो देखो μ1 sin c इक्वल्स टू 1, sin c किसके बराबर आ गया, यानी क्रिटिकल एंगल की वो वैल्यू क्या होगी, मतलब ये तुम्हें वो बता देगा कि पर्टिकुलर मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखें कि लाइट कितने से बैंड हो जाए, लाइट कितने से मूव हो जाए, 90 डिग्री से, तो कितना होना चाहिए वो 1/μ, ठीक है। म्यू कौन सी बाउंड्री है, याद रखना, म्यू है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम। मैम यहाँ पे साइन सी में सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। साइन सी क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर साइन सी जो है वो साइन आई के ही बराबर है, ठीक है, बट वो इंसिडेंट एंगल अब क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। क्यों, अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, आई को मैम फिर रिफ्लेक्टेड रे बन वो रेड कलर दिख रहा है, यानी रेड लाइट जो दिख रही है वहां पर वो अंदर मूव कर जाएगी, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का, है ना। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। यहीं पे हेडिंग डाल दो। चलो पहले ये क्वेश्चन कर दो एक बार, फिर करवाते हैं। देखो, ग्लास टू मीडियम जा रही है, ग्लास टू वैक्यूम, तो यानी डेंस उसका केस होगा ये TIR का, ऐसे पता लगा सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ 2/3। देखते हैं क्या है। मैम साइन इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, ठीक है, साइन इनवर्स 2/3 सबका यही आ रहा है, ठीक है, सही है। साइन इनवर्स 2/3, सिंपल इजी सॉर्टेड क्वेश्चन। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भाई TIR, मिराज फॉर्मेशन में दिखता है, एप्लीकेशंस मिराज, डेजर्ट में, डायमंड में देखने को मिलता है ना, और मैम डेजर्ट में कैसे, हाँ, मैम डेजर्ट में कैसे, और कहाँ देखने को मिलेगा, डेजर्ट में ये होता है, डेजर्ट में ये होता है ना कि लाइट को टकराने के लिए कुछ और मिलता नहीं है, क्योंकि डेजर्ट में कोई बिल्डिंग्स वगैरह तो होती नहीं है, तो लाइट रेज बहुत दूर से चल के आती है और सीधे कहाँ पर पड़ती है, अपनी अपनी आईज में, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की कहीं पर जगह मिलती नहीं है कि मतलब लाइट रे कहीं और टकरा सके, ऐसे चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और एक होता क्या है कि नीचे वाली जो, इसमें ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें हॉट एयर का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो हॉट एयर होती है वो कैसी होती है, रेयर, और जो कोल्डर वाली एयर होती है वो कैसी होती है, अपनी डेंसर होती है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होता है कि यहाँ पर TIR होता है लाइट रेज का, ठीक है, डेजर्ट में, तब जाके यहाँ पे मिराज फॉर्मेशन बनती है। तो ये तुम्हारे जेई का सिलेबस नहीं है, कैसे बनती है क्या होती है, बस पता होना चाहिए। चलो, इसमें अपना एक कॉन्सेप्ट जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो स्कूल में हो गया ये चैप्टर, हो गया।
तो स्कूल में नो मैम। धनंजय बताएगा। नहीं, मैम। धनंजय बता। मैम नोटबुक खोलनी पड़ेगी, बता दूंगा। बेचारे धनंजय बहुत परेशान है अपने स्कूल वालों से। इसके टीचर एक दिन में 60 क्वेश्चन करने को देते हैं, 60। बताओ कौन कर लेगा 60 क्वेश्चन? मैं तो स्कूल में ही ना जाऊं ऐसे स्कूल में जो 60 सवाल देते हैं। भाई बच्चों को टारगेट दो, ऐसे दो ना जो अचीवेबल हो। कुछ भी देने से क्या ही फायदा है, नहीं? हाँ, मैम स्कूल को बस दिखाना होता है ना कि बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चे बच्चे कुछ नहीं काम करेंगे ऐसे। मैम हम तो स्कूल ही जाना छोड़ देंगे ऐसे स्कूल में। गौरव कहेगा मैम यहाँ ही कैसे आ रहा हूँ पता नहीं। मैम यहाँ ही कैसे आ जाता हूँ वही मुझे पता है। आप तो स्कूल की बात कर रहे हो, ये लाइव क्लास में भी बस मैं आ ही रहा हूँ। खुशबू मैम पकड़ पकड़ के लेके आती है, गौरव आया क्यों नहीं, घर पे कॉल कर देती है, है ना? हाँ मैम। तो भाई पढ़ोगे नहीं तो यही होगा, और क्या होगा? अब मेरे अंडर जो बच्चे वो नहीं पढ़ रहे, उनको भी, उनके भी घर पे फोन करूंगी। ये हर्षित के करूंगी सबसे पहले तो। हर्षित कुछ नहीं कर रहा है, कोई डीपीपी नहीं आ रही इसकी, कुछ नहीं आ रहा इसका। फिर है ना हर्षित? मैम भेजी तो आप वो PYQs। तुमने बोला था मैम अभी खत्म हो गए मेरे वो, जो भी तुम्हारा चल रहा था एग्जाम वगैरह। फिर भी नहीं आ रहा, मुझे क्या है? तुम्हारे घर पे फोन करूंगी, फिर तुम्हारे घर वाले बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो अपना ये मान लो, अपनी ये बाउंड्री है, ठीक है। अब मान लो इस बाउंड्री में क्या होगा बेटा, कोई भी सपोज करो कि यहाँ पर ना कोई लाइट सोर्स है, जैसे होता है ना स्विमिंग पूल में जाते हो, स्विमिंग पूल्स में नीचे लाइट लगी होती है ना? या फिर कहीं पे भी स्विमिंग पूल में ही होती है ज्यादातर, तो जहाँ पे लाइट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ लाइट होती है। बट ये लाइट होगी क्या, ये तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है उसको भी ये लाइट दिख रही है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है उसको भी ये लाइट दिख रही है। ये लाइट किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक दिखती है। क्यों दिखेगी उस पर्टिकुलर एरिया तक भाई? तुम्हें पता है क्यों दिखेगी बहुत अच्छे से? भाई अगर ये तो नॉर्मल कितना बढ़िया बना दिया, देखो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा कर लो, फिर इधर ले आओ, ठीक है। ये अपना लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर अपनी लाइट सोर्स है, ये लाइट रखी हुई है। अब ये तो नॉर्मल है भाई, यहाँ से लाइट गई और वापस यहीं पे इंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जाएगी फिर, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से कुछ अब ये बैंड हो गई। कितना बढ़िया बना था, हट गया। इस तरीके से कुछ बैंड हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है भाई। फिर यहाँ से लाइट रे जाएगी, तो अब देखो अब ये लाइट रे अब नॉर्मल के साथ ज्यादा एंगल बढ़ा रही है ना, बड़ा, तो होगा क्या, किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट क्या होगी भाई, अंदर आ जाएगी ना, बैंड, अंदर बैंड कर जाएगी, राइट, अंदर बैंड कर गई। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो रहा होगा भाई, लाइट रे यहाँ तक गई, इनसे ये, अब ये यहाँ पर जाके क्या हो गई, वापस अंदर आ गई, रिफ्लेक्ट कर गई। अब एक बात बताओ, ये तुम्हें जो दिखेगा बस यहीं यहीं तक तो दिखेगा, जहां पर क्या हो रहा होगा लाइट रे, इस पॉइंट, मतलब ग्रेजिंग करा लो पहले, ग्रेजिंग तक होगा ना, इसको ग्रेज कर लो। यहाँ पर लाइट रे ग्रेज कर गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आर, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई आर, करेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर अब इससे ज्यादा थोड़ा सा भी एंगल आई बढ़ाओगे तो लाइट रे कहाँ आ जाएगी भाई, लाइट रे अंदर आ जाएगी, थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो लाइट रे अंदर आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब इसके, अब जो इस बाउंड्री से बाहर होगा उसको क्या नहीं दिखेगा, देखो ये तुम्हारा एक बाउंड्री बन गया, दिखाई देगी।
मतलब इस पोर्शन में वो लाइट रे दिखाई देगी ना, क्योंकि इसके बाद तो वो लाइट रे अंदर आ रही है, इसके बाद तो वो लाइट रेज अंदर इसी मीडियम में आ जाएंगी, और जब इसी मीडियम में आ रही होंगी तो लाइट रेज ऑब्जर्वर की आईज तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो लाइट रेज ऑब्जर्वर की आंख तक पहुंचेंगी ही नहीं, तो दिखेगा क्या? तो यानी ये तुम्हारा वो एरिया है जहां तक तुम्हें ये लाइट का जो सोर्स है ये दिखाई देगा। यही एंगल तुम्हें क्या करना है भाई, यही एंगल करना है फाइंड। कैसे करोगे बताओ, करो फाइंड करो, करिए। ये एरिया है, ये फाइंड करना है, ये आपका यहाँ पर सोर्स है। तो देखो ये हमारा ये वाली लाइंस कौन सी वाली लाइंस है, जहां पर तुम्हारी लाइट ग्रेज कर रही होगी, ठीक है, इसके बाद ऐसे ग्रेज कर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, हो गई रिफ्लेक्टेड रे। हाँ जी, क्या करोगे, यहाँ पर बीच में ऐसे ड्रॉ कर लो नॉट। मान लो कि सरफेस से तुम्हारा जो ये सोर्स है एच हाइट नीचे रखा हुआ है, ये डेंसर मीडियम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, ऊपर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है, ठीक है जी। क्या करेंगे अब, ये एंगल आई कितना एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल सी, ये एंगल कितना बनेगा भाई, ये एंगल होगा अपना 90 डिग्री, ठीक है। हाँ बोलो। मैम अगर हम एच को कम कर देते हैं तो मैम एंगल इंक्रीज होगा ना, वो इंसिडेंट वाला। हाँ ऑब्वियसली, वो तो तो मैम डिपेंड बट जो एक्चुअली में मैम अगर जैसे पोल होगा तो मैम अगर उसकी डेप्थ कम होगी तो मैम दूर से भी तो दिख जाएगी वो लाइट। कैसे, अगर मैम इसमें क्या है कि मैम एक एरिया हो जाएगा जहां पर हमें दिखेगी सिर्फ। हाँ मैम बट अगर एच को हम करते हैं तो मैम पोल की डेप्थ कम हो जाएगी, और मैम अगर डेप्थ कम होगी तो लाइट तो दूर से भी दिख जाएगी फिर। हाँ, तो पर्टिकुलर फिर उसका एरिया बढ़ जाएगा ना। तो मैम बट उसकी वजह से फिर एरिया कम होना चाहिए ना किसकी वजह से, अगर मैम, इसको क्योंकि ऊपर ले आओगे तो इंसिडेंट। यस मैम, क्योंकि देख इंसिडेंट लेना, में इंक्रीज अब होगा तो हाँ अब रिलेशन आएगा तो देख लेना एच के साथ क्या आ रहा है, ठीक है, हाइट के साथ क्या रिलेशन आता है वो अभी आप देख लेना, ठीक है। अभी ऐसे देख के तो जज नहीं कर सकते। ओके, तो क्या बनेगा भाई, अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लिखोगे, साइन म्यू साइन सी इक्वल्स टू 1, तो साइन सी यहाँ से किसके बराबर आया, 1/म्यू पे, ये हम निकाल चुके हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ये एच है, ये अपना अगर एंगल ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल होगा सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से तुम tan थीटा निकालो, tan एंगल, tan सी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैम ये म्यू डेंसर वाला है। हाँ म्यू डेन, अरे यार मैंने नहीं लगा रखा क्या, हाँ म्यू डेंसर वाला है। तो tan सी कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो ये इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी, यस मैम। हाँ तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, आर, और बेस हम कितना, आर अपन एच। बेस अपॉन क्या एच। होगा एच, तो यहाँ से आर कितना आ गया, एच इंटू tan सी, ठीक है। और अगर आपके पास जैसी रेडियस, अब देखो अब एच tan सी आ गया, अब तुम्हारे पास 10 पता है, आर अपॉन एच है, तो यहाँ से हम साइन नहीं निकाल सकते, साइन सी, अच्छा जैसे साइन है ना, तो साइन क्या बनाएंगे, साइन ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1 है बेटा, हाइपोटेन्यूज कितना है, म्यू है, तो बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो इस साइन के अकॉर्डिंग 1 प्लस म्यू स्क्वायर। मैम बेस है, बेस तो म्यू हाँ स्क्वायर हाँ, में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस पी। तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज है, बेस निकालना है, तो मैम म्यू स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा अंडर रूट, है ना, म्यू स्क्वायर माइनस 1 आएगा ना, तो ये हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो अब तुम्हारे Yes, पास ma'am. ये पूरा एंगल है, तो तुम tan सी निकाल सकते हो आराम से, R इक्वल्स टू एच, tan सी कितना हो जाएगा भाई, ये कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, तो परपेंडिकुलर तो 1 है, बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये तुम्हारे पास रेडियस आ गई, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई ये तुम्हारा आ गया यहाँ से, h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर, डन।
बोलो बेटा, डन? यस मैम। यस हाँ, यस यस कैसे क्या भैया? आपने रेडियस निकाल लिया, बस अब आप एरिया निकाल दो इसका सर्कुलर में, कि इतने इतने तक दिखाई देगी। तो याद रखना, हमें रेडियस कैसे निकालनी है, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, h/μ²-1, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो। कितना टाइम हो गया? 17। 70। ठीक है, तो 10 मतलब मिनट है। CIR के ही क्वेश्चन हो पाएंगे, अपरेंट डेप्थ तो नहीं कर पाएंगे। इसका एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है। ठीक है, ये तुम्हारी एक लाइट, ये तुम्हारा एक ऐसे शेप है, यहाँ पर एंगल थीटा है और दिस इज CBA। तो क्या कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा so that light entering normally through the surface AC of prism। ठीक है, प्रिज्म देख के घबराना मत, ऑफ प्रिज्म जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तुम्हें 3/2, साफ साफ बोला है, डज नॉट क्रॉस द सेकेंड रिफ्रेक्टिव सरफेस। मतलब वो चाह रहा है कि सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्रॉस ना कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट रे, जो भी लास्ट वाली जो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसे जा रही होगी ना, रिफ्लेक्ट होके। यस मैम। हाँ, तब वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो उसके हिसाब से बताओ कि ये एंगल थीटा क्या ले बस। और जो लाइट रे आ रही है वो इनिशियली नॉर्मल आ रही है ऐसे। मैम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसका मीडियम का है है फिर प्रिज्म का है 3/2। यहाँ तो एयर है, दिस इज एयर, दिस इज एयर। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है, करो। sin inverse 2/3। तो सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लगा दो। मैम 90 माइनस साइन इनवर्स 2/3। कितना आ रहा है cos इनवर्स? साइन मैम 90 माइनस साइन इनवर्स 2/3। इतना कितना, ये कौन सा एंगल है 90 माइनस? मैम cos इनवर्स 2/3। हाँ ठीक है, कैसे आया? मैम सबसे पहले तो उसको ड्रॉ कर लिया मैम,
ड्रॉ कर लिया अंदर की फिर? साइड को। ठीक है, मैम उसके बाद जो आई जो है मैम वो नॉर्मली जो नॉर्मल बनाएगा मैम वो 90 डिग्री का बनाएगा, तो मैम एंगल आई प्लस थीटा जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा। हाँ एंगल आई प्लस थीटा, ठीक है 90 बनेगा, बिल्कुल सही है। मैम तो साइन आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, साइन आई इक्वल टू 1/n, तो उससे वैल्यू निकल जाएगी। देखो भाई, पता नहीं, कुछ कुछ तो ठीक कहा है। मान लो ये अपना मैं नॉर्मल बना देती हूँ, ठीक है, ये अपना नॉर्मल है, यहाँ से लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चलेगी अपने 90 डिग्री पे, ठीक है, ये अपना 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, ये लाइट रे अपनी आ रही है ऐसे नॉर्मली, ठीक है। अब अगर ये एंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। देखो अगर ये, सॉरी, अगर अपना ये एंगल थीटा है और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है और ये पूरा 90, ये पूरा भी 90 डिग्री बनेगा नॉर्मल से सरफेस का एंगल। इन Yes, दोनों ma'am. एंगल्स को देखो, ये एंगल्स कितने बनेंगे? बताओ, ये वाला Ma'am, एंगल कौन कितना सा? बनेगा? ये वाला एंगल 90 minus Sin 2. inverse 2/3। 90 माइनस थीटा, है ना, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा बना भाई। तो अब यहाँ से अगर मैं इस सेकंड वाली बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाती हूँ, तो तुम लिखोगे μ1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू μ2 साइन थीटा 2। तो देखो μ2 तो अपना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बाहर चला गया एयर वाला होगा, 90 डिग्री पे लाइट रह गई है, तो ये साइन 90 लिखोगे, सीधा सा सीधा दिख रहा है। यहाँ पर लिखोगे μ1 कितना गिवन है भाई, इस वाले मीडियम का 3/2, तो इस वाले मीडियम का ये 3/2 हो गया, साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 1, इतना दिख रहा है ना। अब ये साइन थीटा 1 को क्या लिख सकते हो तुम, बताओ? यही तो साइन थीटा 1 होगा, इंसिडेंट रे का एंगल जो सेकंड मीडियम पे पड़ेगी जाके, भाई यही तो इंसिडेंट हुआ ना, 90 माइनस थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया इंसिडेंट रे का एंगल। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख दोगे कि नहीं, इक्वल्स टू 1, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2/3। बताओ, देखो एंगल समझ में आया मैंने क्या किया है? यस मैम, समझ गए। वो बस थीटा और 90 माइनस थीटा करना था भाई हॉरिजॉन्टल के साथ। और ही बुरा बन गया है। ठीक है, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो यहाँ भी तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये इंसिडेंट रेट थीटा ही एंगल बनाएगी ना। यस मैम। हाँ, और ये तुम्हें पता है ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना, और यही तो इंसिडेंट एंगल है, ये इस ऐसी तो Yes, इंसिडेंट, ma'am. तो ये एंगल अपना 90 माइनस थीटा ले लो, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ये अपनी इंसिडेंट रे, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1, तो इस कॉस कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ऑन द सरफेस ए बी, वो है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख भी दो, स्नेल्स लॉ एट ए बी, ए बी पे स्नेल्स लॉ लगाया है, तो एंगल आई है 90 माइनस थीटा फ्रॉम नॉर्मल, ये तो पता होगा ही, नॉर्मल से ही लेते हैं बस। तो ये बहुत काफी बढ़िया क्वेश्चन था, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हें डीपीपीज में मिल जाएंगे, डीपीपीज जरूर कर लेना, ठीक है। टीआईआर की इंपॉर्टेंट है, टीआईआर आता है पेपर में। हाँ ठीक है, फिर बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, जिसमें एपरेंट डेप्थ एपरेंट पोजीशन के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उनमें करने में मजा भी आएगा और काफी सही है, बढ़िया। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। हाँ गर्ल बता क्या कहना चाहता है? बाय मैम कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। मैम, हाँ मैम जो असाइनमेंट
हाँ अब्दुल्ला बता क्या कह रहा है। असाइनमेंट मैम मैं कह रहा हूँ जो असाइनमेंट शेयर करना है ना मैम, उसकी मैं क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो सेंड कर दो फिर भी। क्वेश्चंस करे हैं ना खुद से ही। यस मैम, खुद से करें सारे। हाँ बस कर दो कर दो। ठीक है देखो हमारा मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कहीं से भी टेपर टापी करके दे दो। हमारा मतलब है कि तुम लोग को समझ में आना चाहिए। हम स्कूल की तरह वर्क नहीं करते।